सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बात करने वाले हैं रिगार्डिंग नीट एग्जाम, नीट एंट्रेंस 2022। ठीक है, दैट टू उसमें हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कुछ एक डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मतलब एक स्ट्रेटेजी जो मैंने प्लान किया है ना। ये जो प्लान है स्पेसिफिकली मतलब मैंने बनाया है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम आसाम। ठीक है, बट अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी जहाँ पे मतलब कट ऑफ अगर 550 के आसपास होता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो, मतलब मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करना ही है करके नहीं बोल रहा हूँ। मतलब स्ट्रेटजी बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी है, बट ये एक सजेशन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो टारगेट मार्क्स है नीट में वो आउट ऑफ 720 550 प्लस हमको स्कोर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे अगर आप लोग के मान के चलते हैं कि अप्रैल में, अगर वैसे तो आज 6 तारीख है, बट मान के चलते हैं कि मतलब अभी अप्रैल में आपके पास 20 दिन है, मतलब और कुछ दिन आप रिलैक्स हो लीजिए। आसाम के स्टूडेंट्स का तो अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अप्रैल में 20 दिन, मई में 31 डेज, जून में फिर 30 डेज, सो टोटल हमारे पास 81 डेज होता है। ठीक है, 81 डेज। अब 81 डेज में हमको किस हिसाब से कोर्स को कंप्लीट करना है फिजिक्स का। ठीक है, अच्छा, नाउ रिगार्डिंग ये जो 550 मार्क्स है ना, तो देखिए नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए तो बेसिकली आपका बायोलॉजी तो मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बायोलॉजी आपका भयंकर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 300 से 330 के बीच में मार्क्स आपका होना चाहिए। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में एटलीस्ट 300 मार्क्स आपको स्कोर करना है। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री में 130 से 150। और अब फिजिक्स में मतलब ये वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, नॉर्मली मतलब मैंने देखा है कि जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा उनका मार्क्स फिजिक्स में थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जो टॉपर्स होते हैं उनके तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में उनके मार्क्स तीनों में वो स्कोरिंग होता है। और इनफैक्ट जो फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स ये दो चीजें डिसाइड करता है। ठीक है, एक चीज डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको आउट ऑफ 180 आपको 100 से 120 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, तो ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा फिजिक्स। दूसरा एक चीज फिजिक्स डिसाइड करता है कि आपका जो लोग टॉपर्स होते हैं उनका रैंक डिसाइड करता है, क्योंकि उनका मतलब फिजिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादातर स्टूडेंट मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो फिजिक्स दो चीजें डिसाइड कर रहा है, एक आपका रैंक डिसाइड कर रहा है, बहुत अच्छा रैंक, और या फिर फिजिक्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, बट देखिए ऊपर से यहाँ पे मैंने जो दिया भी है वो इस तरह से दिया है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बट फिजिक्स निग्लेक्ट करने से नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो लास्ट 10 ईयर्स के अगर हम लोग पेपर्स देखें, ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स का जो एनालिसिस है उसके बेसिस में देखिए, जो कैटेगरी 1 मैंने लिखा है ना, ये मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे लास्ट 10 ईयर्स में 50, मतलब मोर देन 50 क्वेश्चन आए, 50 या 50 से ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि मैं मतलब ये बोल रहा हूं कि आपको ये चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जहां पे आप फिजिक्स में अगर 100 प्लस मार्क्स को एम कर रहे हैं तो वहां पे सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं होगा, चैप्टर सारे पढ़ने हैं। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, तो उसमें कौन सा हो गया, देखिए मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पूरा पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब बोथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एक छोटा चैप्टर है, बट यहाँ पे काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब कैटेगरी 2 जो है ये होगा जिसमें मतलब लास्ट 10 ईयर्स में 20 से 40 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें, रे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, काइनेमेटिक्स है, मोशन इन 1 एंड 2 डायमेंशन, वेव मोशन हो गया। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स हो गया, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ऑसिलेशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हो गया जहां पे आपके 20 to 40 क्वेश्चंस। और कम क्वेश्चंस कहां से आए, कम क्वेश्चंस आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, वेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है,
तो ये एक पार्टीशन हो गया, ग्रुप्स हो गए, जिसमें मैंने चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस, मतलब कौन से चैप्टर्स को आपको, मतलब जैसे देखिए 50 क्वेश्चंस आए हैं इन चैप्टर से, मतलब क्या है एकदम, मतलब यहाँ पे तो एकदम एनसीईआरटी छाप देना है। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो यहाँ पे इन चैप्टर्स में मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अब नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड मतलब जैसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। तो एडी करंट के एप्लीकेशंस, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो वहां पे दिया हुआ है कि इंडक्शन फर्नेस में होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कहां पे नहीं होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। बाकी तीनों में आपका एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। रीजनिंग बेस्ड, तो ये जो फैक्ट बेस्ड है, मतलब जैसे अभी पूछ लिया डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर में मैक्सिमम होता है, तो मतलब इसमें जो है सो है, मतलब ठीक है, वो हो गया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब जिसमें मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है 2016 का, व्हेन ए मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। फिर अगर वेवलेंथ को ट्वाइस लैम्डा कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को v/4 कर दिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या चेंज होगा। तो यार क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब देखिए, और एक बात, नीट में देखिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब उतने सोचने, मतलब जेई से कंपेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर पता है कि इके मैक्स इक्वल टू क्या होता है, इके मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव फाइव नॉट। फाइव नॉट हो गया वर्क फंक्शन, और फाइव नॉट क्या है, वो है एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और ये न्यू क्या है, ये है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, वो हो गया सी बाय लैम्डा, ठीक है। और इके मैक्स क्या हो गया, इके मैक्स हो गया ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगर आपको पता है, ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए कुछ रीजनिंग बेस्ड, और हो गए आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें डेटा दिया रहेगा, फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। मगर देखिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो मतलब मैं बोल रहा हूँ 90% से 100% क्वेश्चन, 90% से 100% क्वेश्चन जो होगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब फॉर्मूला लगाया आंसर मिल गया, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना, ठीक है। आई होप इसका इसका तो आंसर आपको डायरेक्ट ही पता होगा कि इसका आंसर 1:1 होगा, ठीक है, क्योंकि रेंज सेम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 1990 और 1992 में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स और फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम। फैक्ट मतलब जो है सो है, मतलब डायरेक्ट वो सेंटेंस वहां पे कुछ पढ़ा होगा, बोले इस चीज का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या है एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्लान में आते हैं कि आपके पास जो 81 डेज है, ठीक है, 81 डेज हैं, तो उसको आप किस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है। यही प्लान आपको फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। इस प्लान में आप चेंजेस ला सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको एक एकेडमिक प्लान दिया होगा, ठीक है। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में तो ऑलरेडी आपका प्लान बन ही जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा, क्योंकि अगर आपका टेस्ट मान लीजिए किसी महीने में 15 तारीख को होता है, 25 तारीख को होता है, फिर फिर 6 तारीख को होता है, फिर 15 तारीख को होता है, तो ये जो 15 तारीख को टेस्ट होगा, तो इसका तो सिलेबस दिया होगा, तो वो टॉपिक्स आपको इस टेस्ट से पहले कंप्लीट करना है। फिर इसका जो सिलेबस दिया होगा, वो टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है। तो वैसे आपको पार्ट बाय पार्ट आपका ऑलरेडी प्लानिंग बनी जाएगा, कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से ऑलरेडी आपका प्लान बन जाएगा कि कौन से टॉपिक्स कब पढ़ने हैं, ठीक है। बट जो स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से प्लान बनाए, बट ऐसा प्लान आपके पास होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपने क्या किया, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में स्टार्टिंग में इजी चैप्टर, हल्का चैप्टर रखा है, ठीक है, हल्का चैप्टर रखा है, प्लस देखिए मैंने यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट रखा है, ये तो हल्का है। बट वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स, ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, बट वेक्टर्स का बाकी चैप्टर्स में काफी यूज होने वाला है, मैथमेटिकल टूल्स एग्जाम में नहीं आएगा,
कैलकुलस का क्वेश्चन आपको नहीं बोलेंगे कि डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको बाकी सब चीजों में यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल से एक बार देखना है, सारे फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक है, कैलकुलस के फॉर्मूले देख लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन क्या होता है वो देख लीजिए, ठीक है, वेक्टर्स के जितने फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए, वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। फिर 16 अप्रैल से ये चीज इरेस्पेक्टिव ऑफ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये चैप्टर्स तो इनिशियली आपको फिजिक्स में करना ही है, ठीक है। उसके बाद 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में क्या करें, डुअल नेचर किया, मोशन इन वन डायमेंशन किया। देखिए एक बात आप देख लीजिए, यहां पे मैंने क्या बताया था कि आपका मॉडर्न फिजिक्स 50+ क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब डुअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस काफी आते हैं, चैप्टर छोटे छोटे हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो डुअल नेचर, मोशन इन वन डायमेंशन यहाँ दे दिया। तो एक मैंने 12th का टॉपिक ले लिया, एक मैंने 11th का टॉपिक ले लिया, ठीक है। वैसे 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में क्या किया, मोशन इन प्लेन किया, एटम्स किया, न्यूक्लियर किया, फिर वही 11 और 12 के टॉपिक का कॉम्बिनेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और डिसाइड करना है कि मैंने मिक्सचर किया है सो दैट मतलब एक वेरायटी रहे, बट आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपके 12th के टॉपिक स्ट्रांग है तो 12th के टॉपिक में थोड़ा कम टाइम देके आप 11th का अगर भूल गए हैं या फिर 11th में आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा था तो वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वो टाइम का थोड़ा सेग्रीगेशन कीजिएगा, ठीक है। फिर 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हीट ट्रांसफर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे ये दोनों टॉपिक मैंने इसीलिए एक साथ दिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें सिमिलैरिटीज है, मतलब हीट ट्रांसफर इन सीरीज पैरेलल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है। फिर 1 मई से 5 मई के बीच में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। 6 मई से 10 मई के बीच में लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। काफी स्टूडेंट है जो जैसे अभी यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन या लॉज ऑफ मोशन में बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस मतलब थोड़े कम आए हैं कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक से, तो यहाँ पे मतलब ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वैसा नहीं है, ठीक है। और आपके पास अगर टाइम कम लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस से क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है वो भी मैं इस वीडियो के एंड की तरफ मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर लिया। 11 मई और 15 मई के बीच में आपका रोटेशन मोशन और रे ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है। 16 मई से 24 मई के बीच में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने एक साथ रखा है, ठीक है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने एक साथ रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी मैंने रखा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, काफी चीजें यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूले एक जैसे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क का एक्सप्रेशन, ठीक है, वो सब एक जैसे चीजें रिजल्ट होने वाला है, इसलिए मैंने एक साथ रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 25 मई से 25 मई से 31 मई के बीच में वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स मैंने एक साथ रखा है क्योंकि इंटरफेरेंस दोनों दोनों में है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट दोनों में है। वेव मोशन में डॉपलर इफेक्ट को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, ठीक है, डॉपलर डॉपलर इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग जून में पहुंच गए, ठीक है। जून में हम लोगों ने 4 तारीख तक इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया। 5 मई से 10 जून के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन, अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों एक साथ रखा है क्योंकि रिलेटेड है, ठीक है। 11 जून से 14 जून के बीच में वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोलिजन एंड सेंट्रोमास। तो मतलब 20 जून के आते 20 जून के पास आते आते आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। बट यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूसली मतलब आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, रिवीजन मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे आप यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पे हर यहाँ पे हर मतलब हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको रिवाइज करना है, पुराने टॉपिक भी रिवाइज करने हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़ना किस रिवीजन कैसे करेंगे हम लोग, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। पहले तो देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन आपका होना चाहिए क्लियर, ठीक है। एनसीईआरटी में मार्क कर लो, मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के लिए मैंने एनसीईआरटी का अंडरलाइन करके पीडीएफ शेयर किया था, पढ़ा भी था, डिस्कस भी किया था, ठीक है। वो सारे वीडियोस के में हर वीडियो के साथ आपके वो एनसीईआरटी का पीडीएफ है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूले, फॉर्मूले में देखो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला पता होने से नहीं होगा, यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। बट यहाँ पे जो R1 R2 है ये क्या है,
मतलब कौन से सरफेस का रेडियस है, फिर वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कब लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, और ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे म्यू लिखा है, म्यू का मतलब क्या है, ठीक है। म्यू एम क्या है, म्यू एम को कब वन लेना है, ठीक है। कब अगर म्यू एम का वैल्यू म्यू एल से बड़ा हो गया तब क्या होगा, ठीक है। म्यू एम अगर म्यू एल से बड़ा है तब क्या होगा, म्यू एम अगर म्यू एल से छोटा है तब क्या होगा। मतलब ये फॉर्मूला में जो क्वांटिटीज है वो ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, वो सारी चीजें मतलब थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला पता है, यूज करना नहीं आता, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, दूसरा कुछ करो ना करो, ये तो करना ही है। फिर प्रैक्टिस शीट, आपके पास जो मटेरियल है, कोई किताब है उसमें एमसीक्यूज दिए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको डीपीपी दे रहा है वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज सफिशिएंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बट ऐसा नहीं कि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते समय आपको देखना है कि क्वेश्चन थोड़े उनमें वेराइटीज हो, ठीक है। मेक शॉर्ट रिवीजन शीट, शॉर्ट रिवीजन शीट मतलब आपने जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको तो फिर से रिवाइज भी करना है ना, तो बार बार तो आप एनसीईआरटी में पूरा चीज ढूंढते नहीं रहेंगे। तो एनसीईआरटी में जो चीज पढ़ रहे हैं या तो एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, या फिर एक व्हाइट पेपर में लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट मैप या मेमोरी मैप बना लीजिए, ठीक है। इन सब चीजों में रिवीजन, मतलब देखिए चीजों को पढ़ना, 30 चैप्टर, 30-35 चैप्टर है, वो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। जब चाहे उसको आप रिवाइज कर सके। तो हर चैप्टर का जो समरी है वो 2 पेज में होना चाहिए, 1 या 2 पेज में आपका पूरा समरी होना चाहिए, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मुले सारे होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट दीजिए वीकली या फोर्टनाइटली, इनिशियली फोर्टनाइटली देने से भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली मॉक टेस्ट दें, ठीक है। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल रहा है ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन कहीं मिल रहा है कहीं से भी कीजिए, ठीक है। या खुद वो एमसीक्यू का जब नीट के प्रैक्टिस पेपर्स है कहीं मिलता है, खरीदने को मिलता है, वो ले लीजिए, ठीक है। पर टेस्ट तो आपको देना ही है, ठीक है। और टेस्ट का जो टाइमिंग है ना, वो ऐसा रखिए मतलब जैसे वो 2 बजे से 5 बजे, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। क्यों, क्योंकि नीट एग्जाम इसी टाइम में होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये इसके लिए एक और चीज बता दूं कि दोपहर के टाइम को हमको सोना नहीं है, ठीक है। सुबह भले ही आप लेट उठे, ठीक है, सुबह भले ही आप लेट उठे, बट दोपहर के टाइम में नहीं सोना है। इस टाइम में आपका ब्रेन एकदम एक्टिव होना चाहिए। क्यों एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका ब्रेन पूरा एक्टिव रहेगा, तभी तो होगा। दोपहर को खाना खा के सो जाते हैं, आलस लगता है, तो इस वो तो आपको आदत रहेगा, फिर नीट एग्जाम देते समय आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है, ठीक है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नीट प्रिपरेशन के लिए और मेरे से आपको क्या हेल्प चाहिए वो भी आप बताइएगा, उस रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।